ट्रंप सरकार में आते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, वो सभी वही बातें करते हैं जो आपने पिछले वीडियो में सुनी है, शांति की, सद्भाव की, युद्ध विराम की। कई जगह वो युद्ध विराम का कम से कम ऐलान तो कर ही देते हैं। इन सब युद्ध विराम के बीच लगातार ये खबर मिलती है हूथी और यमन के मोर्चे पर कि अचानक से ट्रंप मतलब जो यूएस है उसने हमला किया। अगर हालिया आंकड़ों की बात करें, जो हूथी ऑक्युपाइड जिसको हम कहते हैं, हूथी अधिकृत इलाके का स्वास्थ्य मंत्रालय वो कह रहा है 123 लोगों की जान चली गई। ज़्यादातर इसमें बच्चे और महिलाएं हैं। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद के जरिए हम इन तमाम चीज़ों को समझेंगे। एक पॉइंट ये रहेगा कि यमन में दरअसल चल क्या रहा है। दूसरा मसला ये रहेगा कि इजराइल को भी कोशिश करेंगे सबसे आखिर में सबब करने की। दूसरा मसला ये रहेगा कि आखिर इतनी हूथियों से इतनी दिक्कत क्या है। तीसरा मसला ये भी हम इसे टच करने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ ईरान से डील चल रही है, दूसरी तरफ ईरान हूथी को सपोर्ट करता है। अब जब हूथी पर हमला हो रहा है तो क्या है, ये कौन सी रिश्तेदारी चल रही है? कहीं हमला चल रहा है, कहीं दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं, इसे आसान तरीके से समझेंगे। आनंद हमारे साथ जुड़े हो। आनंद, सबसे पहला अपडेट तो ये, यमन की तरफ से बड़ा गंभीर आरोप लगा है हमलों को लेकर, मारे जाने को लेकर। ये स्थिति थोड़ी समझाइए। बिल्कुल, देखिए क्या है कि 19 जनवरी को क्या होता है कि मिडिल ईस्ट में 19 जनवरी से पूरी शांति हो जाती है। उसके पहले नवंबर में क्या होता है कि हिजबुल्ला से सीज़फायर हो जाता है इजराइल का, और इजराइल के हिजबुल्ला और इजराइल के सीज़फायर के बाद किससे सीज़फायर होता है? हमास से, जिससे लड़ाई शुरू हुई थी इजराइल की। ठीक है, इन दोनों की सीज़फायर के बाद मामला ठंडा हो जाता है। मतलब एक तरीके से मिडिल ईस्ट में शांति आ जाती है। लेकिन होता क्या है कि ट्रंप की तरफ से बयान भी आता है कि मैं शांति चाहता हूँ, लेकिन यही बयान उलट हो जाता है। उलट इसलिए क्योंकि अमेरिका उसी मिडिल ईस्ट के शांति के समय में, मतलब कि युद्ध विराम के दौरान हूथी पर हमला करता है अमेरिका। ऐसा आरोप है यमन की तरफ से, हूथी पर हमला करता है और उनके एक तरीके से जो लड़ाके हैं हूथी के, उनके ऊपर हमला करता है, जिसमें बहुत सारे यमन नागरिक भी उसमें सम्मिलित होते हैं, जिन पर वो भी चोटिल होते हैं। उस हमले से नुकसान होता है उनका भी। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि ये हमला हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है, दरअसल मार्च के मध्य से अमेरिका लगातार हूथी विद्रोहियों पर हमला कर रहा है, और ये हमला लगातार किया जा रहा है। लेकिन जो हूथी नियंत्रण वाले यमन स्वास्थ्य विभाग है, उसने कल रविवार को एक आंकड़ा जारी किया है, जिसमें उसने एक तरीके से अमेरिका पर डायरेक्ट आरोप लगाया है। आरोप ये लगाया है कि अमेरिका जो है वो यमन के नागरिकों पर हमला कर रहा है, जिसमें 123 आम नागरिक लोगों की मौत हुई है, और उसमें करीब 250 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस आरोप के बाद से एकदम मतलब मिडिल ईस्ट में क्या होता है ना कि हड़कंप मच जाता है, क्योंकि अमेरिका का दावा यह है कि हम हूथी विद्रोहियों पर, यानी हूथी लड़ाकों पर मैं हमला कर रहा हूँ, ना करके यमन के नागरिकों पर। लेकिन अभी जो हूथी नियंत्रण के जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया है, या फिर जो दावा किया गया है, वो एकदम विपरीत है। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के हो सकता है कि अभी यूएन भी इस पर एक्शन ले ले, क्योंकि आम नागरिकों की अगर मौत हो रही है तो बिल्कुल। हालांकि जिस यूएन का आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि अमेरिका का नाम आने के बाद वो बस एक औपचारिक बॉडी बनकर रह जाता है, नाम की बॉडी, औपचारिक भी नहीं कहना चाहिए। स्वेज नहर का एक एंगल है, मैं थोड़ा बता दूं दर्शकों। बिल्कुल। स्वेज नहर तकरीबन 190 किलोमीटर और अगर मील में आप इसे गिनेंगे 120 मील का ये इलाका है। भूमध्य सागर को रेड सी से जोड़ता है। रेड सी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये बड़ा व्यापारिक कॉरिडोर है। ये तकरीबन 6000 किलोमीटर के फेरे को एकदम कम करके 190 किलोमीटर पर ले आता है। यूरोप और एशिया, इनकी कनेक्टिविटी भी इसी के जरिए है। अगर बात कर ली जाए अधिकार की, तो मिस्र का इस पर एक अधिकार आप कह सकते हैं। अच्छा, स्वेज नहर को याद करने का सबसे अच्छा तरीका, कुछ समय पहले एक खबर बहुत सुर्खियां बनी थी कि बड़ा सा जहाज छोटी सी नदी में फंस गया है। कई दिन तक आपने वो तस्वीरें देखी। क्या अमेरिका हूथी पर, क्योंकि हूथी मैंने जितना आपने पिछली बार बताया था, आनंद ने बताया था कि वो वहां से जहाज पार होने नहीं दे रहा है। बिल्कुल। अमेरिका की नजर हूथी के सहारे उस समंदरी रास्ते पर है, उस पर अधिकार को लेकर, एकाधिकार तो नहीं हो सकता, पर अधिकार को लेकर है, ये भी माना जाए। बिल्कुल। दरअसल देखिए, पूरी लड़ाई जो है ना, आप
जो लाल सागर है, रेड सी, पूरी उसी की लड़ाई है। क्योंकि काफ़ी दिनों से अमेरिका का ऐसा मतलब ईरान हुतियों की तरफ से ऐसा दावा आ रहा है, बहुत सारे मिडिल ईस्ट के अखबारों में आ भी रही है, खबरें भी आ रही हैं कि जब से ये हमला शुरू हुआ है तब से हुती एक भी जहाज को पार होने नहीं दिए हैं। पार किधर होने नहीं दिए? यूरोप की तरफ, यानी मिडिल ईस्ट की तरफ। जितने भी जहाज होते हैं, दरअसल दुनिया की 10 से 14% व्यापार होता है लाल सागर होते हुए, जिससे कि जो अमेरिका अपना जो भी व्यापार करता है इस रूट से, तो इस रूट पे क्या होता है कि जितने भी इजराइल से भी अगर इजराइल को भी अगर अमेरिका सहयोग भेजता है तो इसी रूट के माध्यम से भेजता है। तो कहीं ना कहीं जो मेन पॉइंट है इजराइल को सहायता देने का या फिर सहायता पहुंचाने का जो रास्ता है, वहाँ पर हुतियों का कब्जा है एक तरीके से लाल सागर पर। मैं एक चीज़ और बता दूं कि यमन में करीब 30% हुती विद्रोहियों का कब्जा है, मतलब सरकार पर नियंत्रण है 30%। तो कहीं ना कहीं हुतियों का जो दबदबा है वो अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि लाल सागर से अगर कोई जहाज पार नहीं हो पा रही है, आगे नहीं निकल पा रही है, तो कहीं ना कहीं 10 से 14% व्यापार अमेरिका का नुकसान हो रहा है, सीधे सीधा हिसाब अगर निकल जाए तो। लेकिन अभी वीडियो के पहले में मैं बताया था कि यमन के हुती विद्रोहियों की तरफ से ऐसा दावा किया गया है कि मौत का आंकड़ा ये है। तो हमला हुआ कहाँ पर है? दरअसल अमेरिका ने यमन की राजधानी सना के पश्चिमी इलाकों में एक फैक्ट्री पर हमला किया है। ये जो हमला था, इस हमले में इन लोगों की मौत हुई है, 7 लोगों की मौत हुई है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब आम नागरिकों पर जब हमला होता है ना, तो जाहिर सी बात है सरकार फिर खुल के बोलती है, क्योंकि यमन की जो सरकार है और हुतियों की जो यमन में सरकार है, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो ये दोनों को बहुत समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हमला हुआ है ये आम नागरिकों पर हुआ है, यानी कि यमन के नागरिकों पर हुआ है, ना कि हुती विद्रोहियों या हुती लड़ाकों पर हुआ है। तो अपने आप में ये जो मसला हो जाता है ना, बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अमेरिका हमला कर रहा है हुती विद्रोहियों पर, और मारा कौन जा रहा है? आम नागरिक, जिसका कोई दोष ही नहीं है, निर्दोष है वो, बिल्कुल। एक और बात भी है, ये दावे किए जा रहे हैं कि हमने हुती की तरफ से कि हमने अमेरिका के इतने ड्रोन गिरा दिए, उतने ड्रोन गिरा दिए, बिल्कुल। तो ये क्या एक माइंड प्रेशर टैक्टिक है या वाकई हुती संपन्न है? हालांकि जब मैं हुती के बारे में पढ़ रहा था, अल हुती ने उसे बनाया है, और माना जाता है कि वेपन्स उनके पास अच्छे खासे हैं, बिल्कुल, और ईरान की तरफ से तो मिलते ही हैं। ईरान के एंगल पे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन ये दावे क्यों कि भैया हमने इतने ड्रोन गिरा दिए अमेरिका के? क्या प्रेशर टैक्टिक्स? बिल्कुल, देखिए हुती समूह जो है ना, कभी आमतौर पर अपने लड़ाकों की मौत की जानकारी नहीं देता है, ठीक है। लेकिन ये जो दावा है, ये तो मैंने बता दिया ना कि हुती के नियंत्रण वाले स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। और अगर ड्रोन गिराने की बात, तो हुती अभी के समय में इतना ताकतवर है कि एक भी जहाज 22 हमले, अभी पिछली बार जो खबर आई थी कि 22 से 23 हमले किया था अमेरिका ने हुती विद्रोहियों पर, इसके बावजूद एक भी जहाज वो पार नहीं करा पाया लाल सागर से मिडिल ईस्ट की तरफ। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये बहुत बड़ा खबर हो जाता है। और रह गई ड्रोन गिराने वाली बात, तो ये लगातार दोनों पक्षों की तरफ से, चाहे वो अमेरिका हुआ हो चाहे फिर वो हुती हो, दोनों तरफ से यही दावे किए जाते हैं कि मैंने इतना ड्रोन गिरा दिया, उन्होंने इतना हमला किया था तो मैंने इतना ड्रोन गिरा करके बर्बाद कर दिया, मेरा इससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन नुकसान हुती विद्रोहियों को भी पहुंच रहा है, और ये ईरान बहुत अच्छे तरीके से समझता है। कथित रूप से तो हुती विद्रोहियों पर ईरान पर यही आरोप लगता है कि हुती विद्रोहियों का कथित रूप से वो सपोर्ट करता है, हथियार से, आर्थिक रूप से, और राजनीतिक तो अपना वो कूटनीतिक वहाँ पर जो बनता है वो तो बनता ही है, बिल्कुल। ये आपने बड़ी अच्छी बात याद दिलाई। एक तरफ आप सपोर्ट कर रहे हैं, खुलकर सामने आ नहीं रहे हैं, बिल्कुल। और तीसरा पहलू इसका ये है कि अमेरिका ईरान समर्थित हुतियों पर हमला कर रहा है, और दूसरी तरफ ईरान से डील कर रहा है, थोड़ा आगे भी जा रहा है। इसका जो एंगल रहेगा इजराइल वाला, उस पर बाद में बात करेंगे, बिल्कुल। लेकिन अमेरिका एक से दोस्ती कर रहा है और उसके दोस्त को दुश्मन बताकर मार रहा है, बिल्कुल। ये बड़ा पेच नहीं पैदा कर रहा है? बिल्कुल, देखिए ईरान अभी क्या है कि बहुत सारे मोर्चों पर लड़ रहा है। पहला तो अभी जो अमेरिका ने जो शर्तें रख दी हैं ईरान के लिए कि भाई आपको इस शर्तों पर डील करनी होगी, वो अपने आप में बहुत उलझाने वाला है ईरान को, क्योंकि ईरान कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी ताकत छीनी जाए। किसी भी देश, कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसकी ताकत छीन ली जाए किसी भी देश के माध्यम से या किसी के देश के द्वारा। तो
और अमेरिका तो कई, ईरान तो कई मोर्चे में फंसा हुआ है, लेकिन साथ साथ जो अमेरिका जो मतलब कि दबाव कर रहा है, ईरान पर दबाव बना रहा है, वो लेकिन काम नहीं आ रहा है। कहीं भी मोर्चे पर कहीं भी सफलता नहीं दिख रही है अमेरिका को, चाहे फिर वो रशिया यूक्रेन वाले मामले में हो, चाहे यहाँ पर हो। लेकिन ईरान ये जानता है कि अगर मैं अपने कट्टरपंथी, मतलब कि ईरान, अमेरिका की तरफ से ऐसा बोला जाता है कि कट्टरपंथी समर्थक उनके सभी देशों में, या फिर वो आपका इराक हो गया, या फिर यमन हो गया, या फिर आप देख लीजिए लेबनान हो गया, या फिर गाजा फिलिस्तीन हो गया, सभी जगह पर उनके समर्थक हैं ईरान के। और ईरान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि जो उसके समर्थक है, जो शिया गुट के लोग हैं, वो कभी भी उसको कमज़ोर होने नहीं देगा। अभी तो खबर ऐसी भी आई थी कि ईरान के जो समर्थक वाले हैं, कुछ अमेरिका के दबाव में आकर के हथियार डालने वाले हैं, ऐसी खबर आई थी। लेकिन इसी खबर के बीच क्या होता है कि हम लोग इस पर खबर बनाए थे, वीडियो बनाए थे कि ऐसी खबर आई, तो उसके बाद ईरान ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, ऐसा गुप्त जानकारी है या मीडिया की तरफ से ऐसा दावा किया जा रहा है कि इराक में वो अपना हथियार भेज देता है, पूरी जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, एक जखीरा भेज देता है हथियार का इराक में। और अपने किसके लिए भेजता है? ये जो ईरान का समर्थन करता है, वहाँ पर ईरान के लिए लड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये जो दावा है या फिर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं अमेरिका के ऊपर, अपने आप में ये चौंकाने वाली है। बिल्कुल। तो अब मेरा ख्याल है इजराइल वाले मुद्दे पर चलते हैं। इसके दो पहलुओं से हम समझेंगे। एक तो इजराइल में लेटेस्ट अपडेट क्या है, किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, एक नेतन्याहू कितने घिर पड़े हैं, एक पहलू तो इसका ये रहेगा। दूसरा पहलू ये, जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि जब से ईरान से नज़दीकी बढ़ रही है, इजराइल से थोड़ी तलखियां हैं। इन दोनों पहलुओं को ज़रा देखेंगे। देखिए, पहले तो इजराइल क्या है कि अभी 19 जनवरी को सीज फायर होता है हमास और इजराइल के बीच। लेकिन इन लोग के बीच जो डील होती है, या फिर जो सीज फायर का जो डील होता है, उसमें दोनों देशों की तरफ से या फिर दोनों पक्षों की तरफ से एक तरीके से वो लगाया जाता है, जैसे कि इधर ये हमास बोलता है कि ये सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है लगातार, इधर इजराइल भी बोलता है कि सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। और जो डील थी कि जो भी बंदी हैं इजरायली, जो उनके पास कैदी हैं, वो हमास वापस करेगा, लौटाएगा, उनको वापस भेजेगा। मेरा ख्याल है हमास ने तो उस पर सख्ती से मना कर दिया कि पहले तो युद्ध बंद होगा और उसके बाद फिर हम उस पर कोई बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल, इस तरह की कोई बात बिल्कुल उसी पे मैं जा रहा हूँ। हाँ। हुआ क्या कि अब इसमें क्या होता है, करीब 6 इजरायली बंदूकों को वो छोड़ता था हर शनिवार को हमास। लेकिन ये कुछ ऐसा मतलब कि खबरें आने लगती है कि उल्लंघन के कारण से इजराइल लगातार उल्लंघन कर रहा है। उसको लेकर के हमास ने क्या कर दिया था कि रोक दिया था, बोला कि अब हम कोई भी कैदी नहीं छोड़ेंगे जब तक इजराइल जो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है वो नहीं रोकता, या फिर जो हमला कर रहा है हमास के ऊपर वो जब तक नहीं रोकेगा तब तक ये अब नहीं होगी। तो एक तरीके से फिर इस पर ट्रंप का बयान आता है। ट्रंप एक तरीके से धमकाते हैं हमास को कि आपको सभी कैदियों को एक साथ छोड़ना होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन इस बीच इजराइल क्या करता है, हमास पर हमला बोल देता है। एक हमला बोल देता है। ये भी देख रहा था कि गजा में उसने हमला किया है। 6 भाइयों की मौत की भी एक हेडलाइंस मैंने चलती फिरती देखी। तो हमले मतलब उसके लगातार जारी। बिल्कुल उसी समय से इजराइल हमला स्टार्ट किया है। करीब लगभग 1 महीने होने वाले हैं, और 1 महीने में बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों की मौत हुई है। उसमें फ़िलिस्तीनियों की मौत हुई है। जो फ़िलिस्तीनी उत्तर गाजा में जो वापस आए थे, फ़िलिस्तीनी जो छोड़ दिए थे देश अपनी लड़ाई के चक्कर में, जो लड़ाई हो रही थी उसको लेकर के वो लोग देश छोड़ के चले गए थे, तो सीज फायर के दौरान वो लोग वापस आ गए थे। अब वो लोग भी पूरी तरीके से फंस चुके हैं। दूसरा, इजराइल क्या किया है कि नाकाबंदी करके रखा है। नाकाबंदी कैसे कि जो यूएन सपोर्ट भेजता है गाजा में फ़िलिस्तीनियों के लिए, अब वो जो सहयोग है वो बहुत ही धीमी रफ्तार से पहुंच रही है। जैसे जहां पहुंचना था 10 ट्रक, अब वहां पे पहुंच रहे हैं 1-2 ट्रक, मतलब जो सहायता की जिसमें खाद्य सामग्री होती है। इसलिए क्योंकि इजराइल पूरा नाकाबंदी करके रखा है, तो उनके पास पहुंच ही नहीं पा रहा है सहायता। तो वो एक अलग परेशानी है। हमला कर रहा है इजराइल, वो अलग परेशानी है। अभी जो आपने 6 भाइयों वाला जो बता रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे फैमिली हैं जो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है इजराइल के हमले में। तो कहीं ना कहीं गाजा और हमास के लिए भी विरोध हो रहा है।
दोनों तरफ विरोध हो रहा है, चाहे फिर वो इजराइल हो चाहे फिर हमास हो। हमास में गाजा में फिलिस्तीनियों ने हमास के खिलाफ मोर्चा खोला है, तो वहीं नेतन्याहू के खिलाफ इजरायली जो लोग हैं वो सड़क पर उतरे हैं कि भाई अगर आप हमला नहीं रोकते हैं या फिर युद्ध नहीं रोकते हैं तो विरोध इसी तरीके से जारी रहेगी। और ये कितना दिलचस्प है आनंद, एक नया पहलू मुझे ध्यान आया। दरअसल डेली छत्तीसगढ़ के संपादक हैं, मैंने इसका जिक्र किया था, वो बोलते हैं कि एक चुना हुआ, जमहूरियत में चुना हुआ नेता एक कारोबारी की तरह डील करता है, और ऐसा नहीं लगता कि ये जबरन शांति बहाल करना या इधर उधर संघर्ष विराम की बातें करना या कुछ भी बोल देना, जिसे अपनी भाषा में स्लैंग लैंग्वेज में बकैती कहा जाता है, कुछ भी बोल देने के चक्कर में अब नया जो प्रतिबंध लगाया गया है अमेरिका में कि आप हमास या फलस्तीन या इनके समर्थन में कुछ नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल, ये अजीब और बेतुका सा लगता है, ये खुद की डेमोक्रेटिक व्यवस्थाओं को हिलाने वाला लगता है। बिल्कुल, अब यही जैसे आप अभी बता रहे हैं ना, कुछ इसी तरीके से ईरान और अमेरिका वाले डील में भी हो रहा है। कैसे हो रहा है? दरअसल अमेरिका और ईरान की जो बैठक हो रही है, उस बैठक को लेकर के पहले तो अमेरिका ने साफ मना कर दिया था, बोला था कि भाई ईरान से तो डील करके रहेंगे और प्रत्यक्ष रूप से डील करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से बैठक करेंगे ईरान के साथ। लेकिन ऐसा होता है नहीं। ओमान में बैठक होती है और ओमान की बैठक में क्या होता है कि ईरान अप्रत्यक्ष रूप से बैठक में शामिल होता है, ओमान उसकी मध्यस्थता करता है, ओमान के विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो दाव चलता है उसमें वो कहीं ना कहीं फेल भी होता है। अभी दूसरी बैठक होने वाली है शनिवार को, इस पर भी ट्रंप का बयान आया है। ट्रंप ने इस पहली बैठक को बताया है कि बहुत सफलतापूर्वक रहा है, लेकिन अगर ईरान इस डील से पीछे हटता है या इस डील में कोई भी ऐसे शर्तें रखता है तो ईरान के लिए वो घातक साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में ईरान को और नुकसान सहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जानता है ईरान भी कि हमें अब अमेरिका के साथ किस तरीके से बातचीत जारी रखनी है। अब बात 19 अप्रैल की मैं करूँगा। 19 अप्रैल जो आने वाला दिन है उसमें बैठक होने वाली है, दूसरी बैठक होगी। अब ये देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या अब ईरान प्रत्यक्ष रूप से शामिल होगा, यानी क्या अब ओमान मध्यस्थता नहीं करेगा। हालांकि खबरें तो यही है कि ओमान फिर से मध्यस्थता करने वाला है। दूसरी बैठक 19 अप्रैल को शनिवार को ओमान में ही दोनों के बीच होने वाली है। तो मतलब उस पर नजर रहेगी कि डील डायरेक्ट हो रही है, इनडायरेक्ट हो रही है, या अधिकारियों के लेवल से आगे बढ़कर कुछ राजनेताओं पर आ रही है, कुछ चुने हुए राजनेताओं पर आ रही है जो कारोबारियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि चाइना पर अब खबर यह है कि 245% टैक्स लगा दिया गया। खैर, ये इतर विषय है, इस पर फिर कभी और चर्चा करेंगे। आज के लिए मुझे और आनंद को आप इजाज़त दीजिए। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बेहतर लगता है, वो आप हमें बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। नमस्कार।